फेड की मीटिंग में ब्याज दरों पर फैसला आना है, दूसरी ओर नतीजों का सीजन भी भरपूर जोरों पर रहने वाला है। बताएं सर, इस इवेंट हैवी हफ्ते में हमें कहां सबसे ज्यादा नजर रखनी है और क्या कुछ होने वाला है अमेरिकी बाजारों में? अनिल जी, सबसे पहले तो यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। 175 अमेरिकन कंपनीज S&P 500 में रिजल्ट्स दे रही हैं। अभी तक रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं। जहां उम्मीद थी कि 5.5% इस क्वार्टर में अर्निंग्स बढ़ेंगी, अब 6.2 लग रहा है। तो अभी तक एक्सेप्ट जैसे स्नैप वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड मॉडल हैं, उनके रिजल्ट खराब आए, बट बाकी अनुमान से अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो इस हफ्ते गूगल जो अल्फाबेट है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इनके नंबर बहुत अहम रहेंगे। मैकडोनल्ड्स के नंबर हैं, जीई के नंबर हैं। जी नॉर्मली ग्लोबल रिसेशन का हमें आंकड़ा मिल जाता है अगर जनरल इलेक्ट्रिक के नंबर खराब आते हैं, क्योंकि हर चीज में है वो, एयरक्राफ्ट इंजन से लेके कंस्ट्रक्शन मशीनरी हर चीज वो करते हैं। तो जी के नंबर अहम रहेंगे टेक्नोलॉजी के। उससे बड़ा क्यों ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपने कहा, वेडनेसडे को शाम को हमारे टाइम रात में फेड की बैठक की अनाउंसमेंट होगी और उसमें उम्मीद है 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा। बट सबसे अहम बात रहेगी कि उनका आउटलुक क्या कहते हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक जीडीपी के आंकड़े भी आ जाएंगे जब तक वो घोषणा करेंगे। तो एटलीस्ट उनको एक अंदाजा होगा कि यूएस का जीडीपी कैसा लग रहा है और सितंबर के बारे में वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में। ये बहुत अहम रहेगा पूरे विश्व के लिए। तो वो उनकी बैठक पे बहुत नजर रहेगी। फिर थर्सडे को अनिल जी यूएस का दूसरी तिमाही का जीडीपी आ रहा है और वो एटलांटा का जो ब्रांच है फेड का, वो एक हर रोज वो एक एस्टिमेट निकालते हैं जीडीपी का कुछ आंकड़ों के बेसिस पे, और वो काफी एक्यूरेट रहता है। तो पहली तिमाही में यूएस -1.6 पे था, दूसरी तिमाही में भी अटलांटा फेड के मुताबिक -1.6 आ रहा है। केपीएमजी की एक इकोनॉमिस्ट हैं जो भी काफी वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा है -1.9, और जो डाउ जोन्स का जो सहमति है इकोनॉमिस्ट की, वो +0.3 की है। तो इन सब के बीच में एक आंकड़ा आएगा थर्सडे को। ये फ्लैश एस्टिमेट है, पहला एस्टिमेट रहेगा। ये डर जरूर है कि 2 क्वार्टर्स सक्सेसिवली, 2 तिमाही एक के बाद एक नेगेटिव आता है तो क्या ये रिसेशन हो जाता है? नहीं, इसमें ऑफिशियली यूएस इसको रिसेशन नहीं बोलेगा। उनकी एजेंसी है नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च, NBER जिसको कहते हैं, वो नॉर्मली ये टेक्निकल डेफिनेशन नहीं फॉलो करते। दूसरी बात देखिए, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूएस का 3.6 है, इन्फ्लेशन में 5.5%, 6% इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट रेट आते हैं। तो अभी रिसेशन नहीं घोषित किया जाएगा, तो बट नेगेटिव प्रिंट आएगा तो थोड़ा बहुत मार्केट विचलित होंगे। और फिर फ्राइडे को यूरोजोन का इन्फ्लेशन और यूरोजोन का फ्लैश जीडीपी, ये दोनों निकल के आएंगे। उसमें देखना पड़ेगा वहां पे यूरोजोन में क्या हो रहा है। उम्मीद यही है कि 1% से कम की बढ़ोतरी होगी उस जीडीपी में, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं रशिया के एक्शन के बाद, नॉर्थ स्ट्रीम उन्होंने जब बंद किया, अब जब रिज्यूम भी हुआ है तो 40% पे ही चल रहा है, जिसके चलते नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ी हैं, खाद्य पदार्थों की कीमतें पहले ही ऊपर थी। तो ये बहुत अहम रहेगा यूरोजोन का जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा आएगा। तो ये 4 बड़ी अनाउंसमेंट है, फेड की, यूएस जीडीपी, यूरोप के जीडीपी और यूरोप की इन्फ्लेशन की। ये 4 मार्केट्स को मूव करेंगी। बाकी और चीजें हैं, होम सेल्स यूएस में, वो पिछले हफ्ते में अंदाजा लग गया कि स्लो डाउन है, वो और आएगा। केस शिलर का एक इंडेक्स आता है, रॉबर्ट शिलर जो निकालते हैं, वो बहुत अहम रहता है मार्केट्स के लिए, वो भी देखेंगे। बट 4 ये सबसे अहम आंकड़े रहेंगे इस हफ्ते के लिए। और जो बड़ी अर्निंग्स आएंगी गूगल, एप्पल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट की। लिस्टिंग के बाद से लगातार काफी मार पड़ी है, इन्वेस्टर्स काफी फंसे हुए भी हैं और जानना ही चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। इन जनरल आपकी क्या राय है सर इन पर? अनिल जी, ये देखिए, लंबी
दौड़ ही देखनी पड़ती है। आप फंस गए हैं इसमें, नेगेटिव हैं, तो एक चीज है कि निकल जाइए, बुक कर लीजिए लॉस। इसमें से कुछ कंपनियां अच्छा चलेंगी। याद रखिए अमेजोन भी $5 पे आ गया था .com बस्ट के टाइम। टेस्ला नियरली बैंकरप्ट हो चुका था 2008 में, और यूएस गवर्नमेंट की सब्सिडीज से ही आगे चलते रहे। बहुत अच्छी है, अकाउंटिंग करते हैं, गैप अकाउंटिंग अगर आप करते तो आपको बिल्कुल टेस्ला बचता नहीं था। बट आप देखिए कहाँ पहुंच गया है, और दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं एलॉन मस्क, जो टेस्ला ओन करते हैं। तो ये देखिए वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन बहुत तेजी से गिरी है। ओवरऑल अगर आप फिनटेक्स देखें, $500 बिलियन, मतलब आधा ट्रिलियन डॉलर्स, पूरा भारतीय मार्केट अगर $3 ट्रिलियन का है, तो उसमें से 1/6 का सिर्फ फिनटेक्स का वैल्यूएशन गिर गया है पिछले एक साल में। तो हमारे स्टार्टअप्स पे भी वो असर जरूर आ रहा है। जोमेटो में प्रॉब्लम क्या रही है, जो लोगों को पसंद भी नहीं आया, कि वो इसको प्राइवेट इक्विटी फंड की तरह भी चला रहे थे कि भाई अनरिलेटेड कंपनियों को खरीदारी हो रही थी, वो मार्केट को पसंद नहीं आया। अनिल जी, हमने बहुत कैश रिच कंपनीज का ट्रेजरी के साथ काम किया है म्यूचुअल फंड के दिनों में। बड़ी बड़ी हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियां फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड के आगे नहीं जाते थे। और एक्विजिशन अगर आप कर रहे हैं, रिलेटेड है, ईपीएस एक्रेटिव होना चाहिए। स्टार्टअप जाके स्टार्टअप में फिर से पैसे डालते जाएं जस्ट बिकॉज आपके पास कैश है, वो मार्केट को पसंद नहीं आया। और बाकी जो अरमान कह रहे थे कि काफी जो लॉक्ड इन प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे, उनके अभी शेयर्स खुल गए हैं, तो ये सेलिंग है। तो मेरा कोई इस पे अंदाजा नहीं है पर्टिकुलर स्टॉक पे, बट ओवरऑल स्टार्टअप्स का इशू चल रहा है। वैल्यूएशंस बहुत हाई थे। वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होता है जब आपका डिस्काउंट रेट बढ़ता है, और डिस्काउंट रेट कब बढ़ रहा है, जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से सबका वैल्यूएशन नीचे आ रहा है। तो अगर आपकी कैश फ्लो नहीं है, नेगेटिव कैश फ्लो कंपनी है आप, और इसका वैल्यूएशन होप के ऊपर था, उम्मीद के ऊपर कायम था, वो उम्मीद कम हो रही है, और हम देख रहे हैं ये कंपनियां नीचे जा रही हैं। क्या करना है वो आपके निजी फैसला है। कुछ कंपनियां अच्छा करेंगी इसमें से, वो आज नहीं हम कह सकते कौन करेंगी। तो बेहतर तो है दूर ही रहना अभी स्टार्टअप के पूरे जंजाल से। कैश फ्लो वाली कंपनी, क्वालिटी कंपनीज में रहना बेहतर रहेगा। बगा साहब, चूंकि जो बुधवार को देर शाम फेड का फैसला आएगा, क्या ये मान के चलें कि 1% की ब्याज दरें बढ़ाने का झटका लगा सकता है फेड, या 0.5% से रहेगा? और अगर 0.5% ही बढ़ती है तो फिर किन बातों पर नजर रखनी है और बाजारों का रिएक्शन कैसे होगा? जी अनिल जी, देखिए 21% आज प्रोबेबिलिटी दिख रही है 1% की, जो हम कहेंगे कि कम ही है। 79% है कि 75 बेसिस पॉइंट आएगा। और जितने इनके वक्तव्य आए, जब ये इन्फ्लेशन बहुत बढ़ के आई थी 13 तारीख को, उसके बाद जो भी वक्तव्य आए, सब में उन्होंने यही कहा कि हमें 75 ही दिखता है। इनफैक्ट एस्टर जॉर्ज करके एक फेड की प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो कहा 75 भी ज्यादा है, ज्यादा आप रिएक्ट मत करिए। ये इन्फ्लेशन जितनी तेजी से बढ़ी थी उतनी तेजी से नीचे जाएगी, क्योंकि ये जंग के कारण इन्फ्लेशन आई है। तो वो एक आउटलायर हैं, वो कहती हैं 50 से ज्यादा मत बढ़ाइए, 50 आप वैसे भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो लग रहा है 75 होगा, जो फेड फ्यूचर्स मार्केट यही दिखा रहा है। अहम बात ये रहेगी कि कितना और आगे जाएंगे। तो अब लैरी समर्स, जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी होते थे ओबामा के टाइम में, उन्होंने कहा है कि ये 5% तक रेट अगले साल तक जाएगा, फिर रिसेशन आएगा। जैनेट येलेन, जो अभी ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उनकी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि रिसेशन हमें नहीं दिख रहा, सॉफ्ट लैंडिंग ही रहेगी, और रेट भी काबू में आ जाएगा, इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा। तो वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वो पॉलिटिकल बयान है कि उनके सेंट्रल बैंक की टोपी से वो बोल रही है, वो कहना मुश्किल है। ओवरऑल मार्केट क्या देखेगा, ग्रोथ के बारे में क्या टिप्पणी है, क्योंकि एक दिन बाद जीडीपी नंबर आने वाला है, शायद नेगेटिव आए, तो उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए वो ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं हो सकते। अगर बहुत हॉकिश हुए ये जिम पावेल, अगर बहुत टाइटनिंग की बात की और कहा इन्फ्लेशन बेकाबू हो रही है, ऐसा कुछ बोले,
तब मार्केट थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, बट ओवरऑल सुस्त मार्केट रहेगा अगले 2-3 दिन, इसकी उम्मीद में एशियाई बाजार भी यही दिखा रहे हैं। दूसरी बात रहेगी कि इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी के बारे में क्या कहते हैं, कब तक काबू में आती है इन्फ्लेशन। तीसरी बात जो अहम रहेगी, सितंबर के बारे में क्या कहते हैं। मुझे लगता है 50 to 75 कहेंगे। फेड फ्यूचर्स भी अभी यही दिखा रहा है अनिल जी, 40% दिखा रहा है 75 बेसिस पॉइंट, और 50% दिखा रहा है 50 बेसिस पॉइंट सितंबर में। तो मिला जुला सा रुझान है, छोटा सा एक ट्रेजेक्ट्री है कि शायद 1% सितंबर में आ जाए, वो लगता नहीं कि आएगा। चौथी बात क्या है, जो डेरिवेटिव्स दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन जुलाई में नीचे आती है, तो 9% के आंकड़े से 8.6 होती है, फिर अगस्त में 8.4, सितंबर में 8.2। ये अभी ट्रेडर्स की जो पोजीशनिंग है वो इसके अकॉर्डिंग है कि ये जो ऑयल में ऑयल की कीमतें गिरी हैं 20%, और यूएस के पंप पे भी जो 5.1 5.2 पर डॉलर हो रहा था गैलन, $5.2 पर गैलन जो चल रहा था, वो लगभग 4.25 तक आ गया है। तो उसमें भी काफ़ी एक कटौती हुई है, तो उसका ज़रूर बेनिफिट आएगा जुलाई की इन्फ्लेशन में। तो मार्केट्स तो यही दर्शा रहे हैं कि शायद पीक इन्फ्लेशन हो गई, जून का जो आंकड़ा आया 9 से ज़्यादा का, बट यूरोप की इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो अब ये देखना है कि फेड क्या उसको अपना डिफरेंशियल जारी रखने के लिए ज़्यादा करेंगे सितंबर में, या 75 और 50 के बीच में ही रहेंगे। ये बहुत अहम बात रहेगी वेडनेसडे की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।